Most welcome in your Study Anybody YouTube channel. Today we will get a knowledge of NCERT Geography chapter number first. That is मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाकी चीज़ इंग्लिश में और ये हिंदी में क्यों। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे चैनल पे जो है केवल वे स्टूडेंट शामिल हुए हैं, यानी कि वे स्टूडेंट एक्टिव है जो कि हिंदी मीडियम से है। तो ये जो वीडियो जो है हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, अगर वो एबल है समझने में तब। तो अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है या फिर लाइव क्लास के चैट बॉक्स में बता सकता है। तो अगर ऐसा होता है, कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो अच्छा, ये बता दें कि इस वीडियो को देखने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि यह अध्याय जो है आपके पाठ्यक्रम में है या नहीं। यानी कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको यह पता लगा लेना है कि ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस में है या नहीं। अच्छा, अभी तक जो है कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर नोट्स के लिए। अच्छा, नोट्स के बारे में बात करें तो अभी तक जो है हमारा नोट्स तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही तैयार होता है तो आपको जो है टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा, या फिर आपके किसी भी वीडियो के, यानी कि उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया जाएगा जिसका नोट्स होगा। तो आपको जो है पहली बात तो ये है कि आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से एक्टिव रहना है और हमारे चैनल से और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और ये भी बता देता हूँ कि हम जो है एक क्यूज़ रखेंगे जो कि ऐसा हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है कुछ ऐसा समय निर्धारित किया जाएगा जो कि सभी स्टूडेंट प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी संबंधित, यानी किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आप उठा सकते हो। अगर वो ऐसा लगा कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न, तो वो जो है हमारे वीडियो, यानी कि जो वीडियो आएगा उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा और उस पर जो केवल वही प्रश्न शामिल करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, और उस बच्चे का नाम प्लस में फ़ोटो, अगर फ़ोटो होगा तब, और उसका प्रश्न हम चैनल पे डालेंगे। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़ रहिए और उसमें जो भी होगा, जिस समय भी आपको जो है क्वेश्चन भेजने के लिए कहा जाएगा आपको भेज देंगे। तो वीडियो को जो है शुरू करते हैं। पढ़ाई करते समय आधा काम मत करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। तो जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो कि एनसीईआरटी बुक में है, तो जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति के विशेष क्षेत्र। इस वीडियो में हम केवल वे प्रश्न शामिल किए हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छोटे प्रश्न से लेकर बड़े प्रश्न तक के इस वीडियो में शामिल है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है वो है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल किसे कहते हैं उसको आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। और परिभाषित करने के लिए जो आपको जो है एक उसका जो राइटर है या फिर जो भी ऑथर है उसका आपका नाम भी बताना होगा। तो उस हिसाब से जो है मैंने ये नोट्स तैयार किया है, ठीक है। तो क्या है मानव भूगोल, क्या है मानव भूगोल? एक ऐसा भूगोल है जो कि जिसमें जो है विश्व की जनसंख्या, मानव क्रियाएं और मानव बस्ती या फिर इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे जो है हम मानव भूगोल कहते हैं। अच्छा, जो कि हमारे जो आधुनिक जो जनक है भूगोल के, यानी कि रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में बताया है कि मानव भूगोल मानव समाज जो तथा धरातल के बीच जो है संबंध के संश्लेषित अध्ययन है, जिसे जो है मानव भूगोल कहते हैं। ये हमारे आधुनिक मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं, इनको कहा जाता है रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। अच्छा, और दूसरा जो है वो है एलन सी शेम्पर के अनुसार जो है इन्होंने बताया है कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो जिसे जो है हम मानव भूगोल कहते हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग हर आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आने वाली परीक्षा है।
क्या है, मानव भूगोल के प्राकृतिक से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल की प्राकृतिक से क्या समझते हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल की प्राकृतिक, सबसे पहले आपको हेडलाइन बनाना है, किसके बारे में बता रहे हो, किसके बारे में, मानव भूगोल की प्राकृतिक के बारे में। तो मानव भूगोल में समस्त मानवीय तत्व एवं क्रियाएं, जैसे कि जनसंख्या, मानवीय क्रियाएं जैसे कि कृषि, आखेट, मानवीय घर जैसे कि घर, गांव, नगर, सड़क, रेल, किसी भी तरह का उद्योग हो गया, खेत पतन इत्यादि वगैरह जो है इसका अध्ययन किया जाता है, उसे जो है इसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इनका जो है मानव का संबंध किसी न किसी तरह जो है प्राकृतिक पर्यावरण से भी है। मानव का जो संबंध किससे है, प्राकृतिक के पर्यावरण से है, इसीलिए जो है इन्हें मानव भूगोल के प्राकृतिक से संबंध जोड़ा जाता है और माना जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल की प्राकृतिक, यानी कि मानव जो है किसी न किसी तरह जो है प्राकृतिक पे निर्भर है और इससे जोड़ा गया है। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, मानव भूगोल के प्राकृतिक। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हो जल, ठीक है, प्रकृति का वनस्पति, मृदाएं, जलवायु, भू आकृति इत्यादि जो है ये अध्ययन किया जाता है इसके ऊपर। और मानव भूगोल की प्रकृति का संबंध मानवीय तत्वों का अध्ययन के साथ साथ जो है प्राकृतिक पर्यावरण से भी संबंधित तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये है मानव भूगोल के प्रकृतिकरण के बारे में। अगला जो प्रश्न है वो है मानव के प्राकृतिकरण से क्या समझते हैं। अच्छा, मानव के प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद जो लिखेंगे जब मानव की उत्पत्ति हुई, जब मानव का उदय हुआ, यानी कि जब आरंभ करते हैं तब जो है मानव के तकनीकी ज्ञान प्राप्त नहीं था। उस समय जो है किसी को भी तकनीकी ज्ञान प्राप्त नहीं था, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है उसका ज्ञान नहीं था उस समय, जिसके कारण जो है प्राकृतिक पर्यावरण मानव को नियंत्रित में रखता था, यानी कि प्राकृतिक जो है मानव को क्या अपने नियंत्रण में रखता था। इस प्रकार जो है मानव प्राकृतिक पर्यावरण से डरता था, इसी कारण जो है मानव जो है प्राकृतिक के पर्यावरण से डरता था। जैसे कि आप कह सकते हो उसकी जो है पूजा किया जाता था, उसका पूजा करते थे ये लोग, और इसी अवस्था को जो है क्या कहा गया, मानव की प्राकृतिकरण कहते हैं। इसी को जो है, क्योंकि इसमें जो है मानव पर प्रकृति का नियंत्रण है, ठीक है, मानव का जो है प्रकृति पर नियंत्रण है, इसी कारण जो है मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्राकृतिक है, नेचुरल जो है वो है क्या है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये मानव को अपने नियंत्रण में कर रखा है। ठीक है, आपको यहाँ से समझना है। ठीक है, और दूसरा जो है, अच्छा, ये आपके विचारधारा जो है, ये आपको 3 विचारधारा है, तीनों विचारधारा को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, तो पहला जो है वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार से आप क्या समझते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताएं बोल रहे हैं। सबसे पहले आप जिसके बारे में बता रहे हो उसका हेडलाइन, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से लिखना है आपको, पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन। अच्छा, निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार जो है निष्क्रिय एवं प्रकृति का दास बताया गया है। निश्चयवाद के विचारधारा के अनुसार जो है मनुष्य को निष्क्रिय एवं प्रकृति का दास बताया गया है, जो कि प्रकृति के प्रबल शक्ति से डरता है। ठीक है, जो इससे पहले जो मैं बताया हूँ वही है। ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति के प्रबल की शक्तियों से डरता है और इसकी पूजा करता है, जबकि प्रकृति की प्रबलता पर विशेष ध्यान दिया गया है, और इसी आधार पर जो है इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। या फिर आप तो पर्यावरणीय निश्चयवाद कह लें या फिर मानव का प्राकृतिकरण कह लें, दोनों सेम है। ठीक है, और इसकी विशेषता भी पूछा है, तो इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो अच्छा, पहले ही पूरी डिफिनेशन जान लेते हैं क्या है। निश्चयवाद विचारधारा में जो है मनुष्य प्रकृति की देन है, मनुष्य जो है किसकी देन है, प्रकृति की देन है, और समस्त मानवीय कार्य जो है प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। प्राकृतिक स्थिति जैसे कि जलवायु, उच्चावच, मृदा, खनिज इत्यादि जो है इसके अनुसार जो है मनुष्य को शारीरिक गठन, भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि पर निर्भर होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी विशेषता की बात करें तो अच्छा, पर्यावरण निश्चयवाद के विशेषता की बात करें तो पहला है, पर्यावरण निश्चयवाद विचार जो है अत्यंत प्राचीन विचार से है, जो कि मानव के आदमी रूप से संबंधित है। जब
मानव जो है तकनीकी विकास बहुत कम था, यानी कि उस समय जो नॉलेज नहीं थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में। और यह विचार जो है प्रकृति के अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है, ठीक है, पहला विशेषता ये हो गई। और इस विचारधारा को कौन कौन मानने वाले थे? वो फ्रेडरिक रेटजेल, रिटेलर, हमबोल्ट इत्यादि जो है इसके समर्थक थे। उदाहरण के तौर पे आप क्या कह सकते हो, आदिवासियों का वातावरण पर निर्भर रहना, आदिवासियों को जो है वातावरण पर निर्भर रहना, और किसानों को जो है जलवायु या फिर वर्षा पर निर्भरता, आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। चौथा जो है विशेषता है ये है पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है विचारधारा ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है अनेक विद्वान ने इसकी आलोचना करने लग गए और जो है मनुष्य को शक्तिशाली बनाने लग गए। तो ये थे इसकी विशेषताएं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा जो है मानव जो है कुछ शक्तिशाली बनते चले गए, यानी कि टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई। तो क्या हुआ? प्रकृति का मानवीकरण। अब जो इसमें मानव जो है वो मेन है, प्रकृति को अब अपना दास बना लेता है। कैसे? उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है, प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार हो सकता है, ठीक है, और स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार हो सकता है उसके बारे में बताना है। तो प्रकृति का मानवीकरण जो है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, सभी को पता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी देती है, और उसका जो है मानव उनका उपयोग करता है, ठीक है। उपयोग करने के बाद जो है इस प्रकार धीरे धीरे जो है प्रकृति पर मानस का, यानी कि मानव का जो है प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। इस प्रकार जो है प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है, ठीक है। और जैसे कि मानव के समय के साथ साथ जो है प्रकृति के नियम को समझने लग गए वो, ठीक है, तकनीकी ज्ञान जो उनको ज्ञान होने लगी, यानी कि जानने लग गए, और इसका जो है विकसित होने लगा। प्रकृति को अवसर लाभ उठाता है, यानी कि प्रकृति जो भी अवसर देगा, जो भी अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है, उसको जो है लाभ उठाने लगता है। और मानवीय क्रियाकलाप की छाप जो है पर्यावरण पर पड़ने लग गई, और इस अवस्था को जो है प्रकृति का मानवीकरण कहने लगे, मतलब कि मानवीकरण कहते हैं, जिससे जो है प्रकृति पर मानव का नियंत्रण होता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। अच्छा, इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो जैसे कि मानव जल पर चल नहीं सकता, लेकिन उसको जो है उस पर तैर सकता है, जैसे कि जहाज के द्वारा सफ़र कर सकता है। अच्छा, ठंडी इस तरह हम हवा में नहीं उड़ सकते, लेकिन जो है वायुयान द्वारा जो है हम इस पर क्या करते हैं, मतलब कि हम यातायात कर सकते हैं, ठीक है, संभव है। और जैसे कि किसी को गर्मी लग रही है तो गर्मी का क्या सल्यूशन है? एसी, कूलर, जो भी हो आप लगा सकते हो। अगर ठंडी लग रही है तो रूम हीटर लगा लो। तो ये क्या है? एक प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, ठीक है। तो ये था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं संभावनावाद विचारधारा। संभावनावाद विचारधारा क्या होता है? संभावनावाद नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसकी विशेषता ही बताना है और संभावनावाद के बारे में भी बताना है, ठीक है। तो संभावना विचारधारा यह बताती है कि मानव प्रकृति से भी अधिक महत्वपूर्ण है, मानव जो है प्रकृति से भी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है, और वह अपनी बुद्धि, बल तथा कार्यकुशलता के आधार पर जो है पर्यावरण को प्रभावित करता है। लेकिन जो है संभावनावाद विचारधारा के अनुसार जो है मानव पर्यावरण की कठपुतली नहीं है। क्या? मानव जो है पर्यावरण की कठपुतली नहीं है, लेकिन जो है अर्थात जो है अन्य शब्दों में संभावनावाद विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है। मानव जो है प्रकृति का दास नहीं है। समय के साथ साथ मानव ने विज्ञान और तकनीकी में विकास किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, और जो है प्रकृति के सत्यों पर विजय पाने में सफल भी हुआ है। लेकिन आज मानव सब कुछ कर सकता है, जैसे कि मानव जल पर चल नहीं सकता था, लेकिन उस पर तैर सकता है, या फिर जहाज द्वारा जो है पानी जहाज कहते हैं, उस पर हम सफ़र कर सकते हैं। हम हवा में उड़ तो नहीं सकते, लेकिन वायुयान द्वारा, यानी कि एरोप्लेन द्वारा जो है एयरप्लेन द्वारा जो है हम सफ़र कर सकते हैं। गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं? एसी लगा सकते हैं। ठंडी लगती है तो क्या कर सकते हैं? हीटर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो संभावनावाद विचारधारा जो है
मानव के अत्यंत शक्तिशाली मानती है ये, और जबकि प्रकृति की शक्तियों को अनदेखा करती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो विचारधारा को मानने वाले कौन थे, यानी कि समर्थक कौन थे, वो थे फ्रांस के लुशियन फेवरे और विडाल विलास, जिसे विलास कहते हैं जिसे आप लोग, ये थे इनके समर्थक करने वाले थे। उदाहरण के तौर पे आप क्या कह सकते हो, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था द्वारा जो है कृषि करना, ये आपको उदाहरण बता सकते हो। अच्छा, चौथा विशेषता की क्या बताना है, समय बीतने के साथ साथ जो है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के तरह जो है संभावनावाद विचार की भी आलोचना होने लग गई, और यह विचार जो है ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। अच्छा, ये जो है मैंने केवल 4 ही पॉइंट बताया है, क्योंकि एक अंक जो है आपको परिभाषित करने का मिल जाता है, और 4 ये जो 4 बच जाते हैं, 4 पॉइंट बता दोगे तो ये 4 अंक आपको उदाहरण विशेषता के आधार पर मिल जाते हैं, यानी कि टोटल 5 अंक मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला जो है वो है नवनिश्चयवाद विचारधारा का अर्थ बताइए, विचारधारा की और उसकी विचारधारा का। अच्छा, नवनिश्चयवाद को जो है 2-3 नामों से जाना जाता है। रुको और जाओ के निश्चयवाद से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले क्या है, 2 प्रश्न है यहाँ पे, रुको या जाओ निश्चयवाद पूछ ले या फिर नवनिश्चयवाद पूछ ले। ठीक है, या फिर रुको या फिर, अच्छा हाँ ये है। ठीक है, और इसकी विशेषता भी पूछे, तो इस तरह का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है नवनिश्चयवाद है क्या, यानी कि रुको और जाओ क्या, रुको और जाओ निश्चयवाद कौन सी है वो बताना है। तो नवनिश्चयवाद जो है विचारधारा में जो है प्रकृति के मानव दोनों को महत्वपूर्ण माना है। इसमें जो है मानव भी महत्वपूर्ण है और क्या प्रकृति भी, दोनों को जो है एक महत्वपूर्ण माना गया है। नवनिश्चयवाद विचार प्रकृति मानव को विकास के अवसर उपलब्ध कराती है। नवनिश्चयवाद इस विचारधारा में जो प्रकृति जो है मानव को विकास के लिए जो है अवसर उपलब्ध कराती है, और मानव इनका उपयोग करता है, उपयोग करके जो विकास को संभव बनाता है, विकास को और संभव बना लेता है। लेकिन जो प्रकृति ने इन अवसर पर भी सीमाएं लगा रखी है, जैसे कि आप कह सकते हो निर्धारित की है, जैसे कि इस प्रकार मानव पर्यावरण का नुकसान किए बिना जो है वो अपना विकास और अवसर का लाभ उठा सकता है। और जैसे कि नवनिश्चयवाद के विचार को जो है 1920 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था ये विचारधारा। उन्होंने इस विचारधारा को जो है निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच के समझौता के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें जो है निश्चयवाद में हम क्या कहे थे कि प्रकृति जो है मानव को दास बना रखा है, और संभावनावाद में क्या कहते कि ये जो है मानव ने प्रकृति को दास बनाया, तो ये दोनों कहीं टिक नहीं पाए, तो इन्होंने नवनिश्चयवाद आया। ठीक है, आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं इसको। और ये आने के बाद जो है इसके बीच के प्रस्तुत किया, यानी कि इसमें जो दोनों को महत्व बताया, प्रकृति को भी मानव को भी, तो इसे प्रस्तुत किया। और मानव, क्योंकि मानव तथा प्रकृति के संयुक्त प्रयास के बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया है, और इसे जो है आधुनिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, आधुनिक निश्चयवाद पूछ ले, नवनिश्चयवाद पूछ ले, या फिर रुको और जाओ निश्चयवाद पूछ ले, तो आपको यही बताना है। ठीक है, आपको ये मेन पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ग्रिफिथ टेलर ने 1920 के दशक में जो इसे प्रस्तुत किया था, कौन थे, ये ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, और क्यों किया ये सब बताना है। अच्छा, विशेषता की बात करें तो नवनिश्चयवाद जो है, नवनिश्चयवाद विचार मानव और प्राकृतिक दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, और ग्रिफिथ टेलर और फ्रांसीसी वेंकन इसका समर्थन किया था। उदाहरण के तौर पर जो है आप कह सकते हो, जब भी मानव ने प्रकृति का नुकसान किया है तब तक जो है उसकी प्राकृतिक आपदा को झेलना पड़ा है, सभी को पता है। अगर ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो प्राकृतिक भी शक्तिशाली है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। अच्छा, यह विचार आज की प्रचलन में है, इसीलिए आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक है, ये अगला जो प्रश्न है वो है मानव भूगोल के विकास के समय अवधि के बारे में वर्णन करना है, या फिर इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं कि मानव भूगोल के इतिहास
या फिर समय के गलियारों में मानव भूगोल का वर्णन कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है समय के गलियारों में मानव भूगोल। ठीक है, तो मानव भूगोल का विकास खोज से लेकर आधुनिक बाद तक जो है समय के विभिन्न चरण में हुआ है। जैसे कि इस प्रकार समय के गलियारों में मानव भूगोल का इतिहास जो है तब तक चला आ रहा है जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई थी, और आज भी मानव भूगोल का विकास जारी है। ठीक है, आज भी जो है अभी भी जो है मानव भूगोल का विकास जारी है। और समय के गलियारे में मानव भूगोल का निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि पहला जो आया था वो उपनिवेशिक युग आया था। इस युग में जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद जो है इस युग में आए थे, और इस युग में मानव भूगोल में नए क्षेत्रों में खोज तथा विवरण के विकसित हुए। ठीक है, विवरण के बारे में विकसित हुआ, और इसके साथ साथ जो है क्षेत्र के प्रादेशिक विश्लेषण पर भी जोड़ दिया गया, यानी खोज किया गया, और ताकि जो है पृथ्वी को संपूर्ण रूप से समझा जा सके, इसमें ये हुआ था। अच्छा, अब दूसरा जो है वो 1930 से लेकर 1960 के बीच में, इसमें जो है मानव भूगोल के विकास की इस अवधि में जो है मानव भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन तथा स्थानीय संगठन के उपागम शामिल हुए हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो है वो है 1970 के दशक में। ठीक है, इसके बीच में जो है मानव भूगोल के इतिहास में यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दौरान जो है मानव भूगोल में मानवतावाद, जाति, अमूल्यवादी आया, विचारधारा आया, और व्यवहारिक विचारधारा आया। इस तरह के विचारधारा का उदय हुआ कौन से दशक में? 1970 के दशक में। ठीक है, अगर आप जियोग्राफी ऑनर्स लेते हो तो आपको इसके बारे में जो है विस्तृत बारे में अध्ययन करेंगे अगले जो भी आप लोगे कोर्स, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है 1990 के दशक में जो है इसमें जो है मानव भूगोल में जो है इस दौरान जो है आधुनिकवाद शामिल हुआ, जिसमें जो है परंपरागत वैश्विक सिद्धांत पर सवाल किए गए। तो ये थे ऐसे काल या फिर ऐसे समय अवधि जो कि मानव भूगोल से संबंधित है। ये आपको जो है अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, ये सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, अगला जो है वो है मानव भूगोल को उप क्षेत्र या फिर विषय क्षेत्र या फिर शाखाएं कहले, इसका वर्णन कीजिए, इसके बारे में वर्णन करना है। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र का आपको हेडिंग बनाना है। मानव भूगोल मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है, ये तो सभी पता है। मानव और प्रकृति के पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है, जिसे जो है मानव भूगोल कहते हैं, जिसमें जो है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो है मानव द्वारा जो है किए गए क्रियाकलाप पर अध्ययन किया जाता है, और मानव के इन क्रियाकलापों को विस्तृत अध्ययन मानव भूगोल की शाखाएं का उपक्षेत्र किया जाता है, इसके बारे में। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो जनसंख्या भूगोल में जो है जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, चिकित्सा भूगोल में जो है बीमारी और महामारी के बारे में अध्ययन किया जाता है, और ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत जो है इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल के बारे में कृषि के बारे में अध्ययन किया जाता है, औद्योगिक के बारे में जो औद्योगिक क्षेत्र उद्योग के बारे में अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत जो है संसाधन के कुशल प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस तरह के कुछ भूगोल है। ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ये सभी को पता है। ये उसके उपक्षेत्र और क्षेत्र हैं। अच्छा, अगला जो प्रश्न है वो है प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जो है, यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास के लिए जो है, डेवलपमेंट के लिए जो है प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो आपके विचार के ऊपर भी प्रश्न है, आपको अपने विचार के अनुसार इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, और उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट भी करना है, उत्तर भी देना है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि प्रौद्योगिकी के विकास में प्रकृति का ज्ञान क्यों। ठीक है, इसका हेडिंग बनाना है, क्योंकि मानव ने तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का विकास करके प्राकृतिक शक्ति के मानव पर प्रभाव को कम
कर दिया है। लेकिन जो है मानव ने यह तकनीकी विकास प्रकृति के नियम को समझने के बाद किए हैं। इसके प्रकृति के नियम को समझने के बाद किया है। इसे जो है इसी प्रकार समझा जा सकता है जैसे कि घर्षण या फिर ऊष्मा के संकल्प से जो है अग्नि का खोज हुआ। इसका घर्षण, आप पत्थर पे जो मारते हो चोट लगती है तो उसमें घर्षण पैदा होता है। घर्षण होने से जो है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो जो है अग्नि की खोज हुआ था। ठीक है, जैसे कि DNA के द्वारा जो है अनुवांशिक के रहस्य के समझने के लिए जो है हमें अनेक बीमारी पर विजय पाने के योग्य बने हम लोग। वायु की गति के नियम को समझने के लिए जो है हमने तेज गति के चलने वाले वायुयान का निर्माण किया। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकृति के नियमों को समझने के बाद जो है मानव ने तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास किया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आगामी प्रश्न। इससे अगले लाइव क्लास में जो है हम बात करेंगे उससे अगले कुछ आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट के लिए या फिर अपील के लिए या फिर अनुरोध के लिए वीडियो को जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सभी के पास पहुंचाना है। नए नए स्टूडेंट जुड़ेंगे और नए नए सवाल पैदा होगा। ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। उसके लिए एक विशेष लाइव क्लास रखेंगे। जो प्रश्न पूछ सकते हैं, उठा सकते हैं और उसका फोटो और नाम और उसका प्रश्न का भी बारे में जिक्र करेंगे। ऐसा लगता है कि ये महत्वपूर्ण है तो बता दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगला लाइव क्लास देखना ना भूले, इसी का अगला पार्ट आएगा। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान से और प्लस में अगर अभी नोट्स नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेना जरूर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इस वीडियो का आपको 2-3 बार देखना है, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।